पहले के वीडियो में वीडियो संख्या 38 तक हमने न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार कंप्लीट कर लिया था। अब आगे जो इसमें बिंदु बच रहे हैं वह है न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका। तो हम इस बिंदु के अंतर्गत ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियता का साधन क्या है, जनहित याचिका किसे कहते हैं, जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता एक दूसरे के पूरक क्यों हैं। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ, न्यायिक पुनरावलोकन का भारत में क्या आधार है, तो उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न बनता है इसमें, प्रश्न क्या बन कि जनहित याचिका जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अनेक लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं और उन्हें पहले से अधिक जनमुखी बना दिया गया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है जनहित याचिका। तो ये प्रश्न 1 नंबर का बनता है कि भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है, तो जनहित याचिका अथवा जिसको बोलते हैं सामाजिक व्यवहार याचिका रही हैं। अब हम आगे ही देखेंगे कि जो किताब में दे भी रखा है, तो ये प्रश्न हो गया पूर्व भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है, तो जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिकाएं रही हैं। उसके बाद इसमें आगे इसी में किताब में प्रश्न उठाएगा जनहित याचिका क्या है, कब और कैसे इनकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसके बारे में हम प्रश्न यानी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्थिति यह है कि एक कहावत है कि भाई प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। अर्थात कि न्यायपालिका की यह प्रक्रिया है कि पीड़ित व्यक्ति न्यायपालिका की शरण लेगा, पीड़ित व्यक्ति खुद न्याय पाने के लिए न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएगा। अब न्यायपालिका की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, खर्चीली है, श्रमसाध्य है और समय साध्य है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा धन लगता है। तो जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से सक्षम है तो वो तो उसको सहन कर लेते हैं और उनको न्याय की उम्मीद भी रहती है और उनको न्याय मिल भी जाता है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है, उसके पास इतना धन नहीं है, इसलिए वे अपने आप को पीड़ित ही रहने देता है। वह अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए न्यायपालिका की शरण नहीं लेता है। तो इस न्यायपालिका ने इसको स्वयं स्वीकार किया कि जो आर्थिक दृष्टि से असक्षम लोग हैं उनको समय पर न्याय नहीं मिलता है। तो ये आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर वर्ग हैं, दबे कुचले वर्ग हैं, उनको न्याय प्रदान करने के लिए भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई। तो जनहित याचिका का तात्पर्य है कि जब इसमें दे भी रखा है कि पीड़ित व्यक्ति की तरफ से, कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, यानी पी का मतलब होता है पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, इंटरेस्टेड, INTERESTED,
INTERSTED इंटरेस्टेड लिटिगेशन LITIGATION पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। तो अभी तो आपको बताया कि पीड़ित व्यक्ति की तरफ से, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जनहित याचिका। तो पहले पीड़ित व्यक्ति स्वयं न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाता था, लेकिन पीड़ित व्यक्ति सक्षम नहीं होता, इसलिए 1979 में जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई। और एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था श्री PN भगवती। न्यायाधीश PN भगवती ने जनहित याचिकाओं की शुरुआत की। तो न्यायाधीश PN भगवती ने जनहित याचिकाओं की शुरुआत की। तो ये शुरुआत हुई, आपको पता है कि बिहार में भागलपुर जेल पड़ती है। बिहार में क्या पड़ती है? भागलपुर जेल पड़ती है। तो भागलपुर जेल में बहुत सारे विचाराधीन कैदी थे जिनके ऊपर कोई अभियोग चल नहीं रहा था, लेकिन उनको कैद में बंद हुए बहुत समय हो गया था। तो एक पुलिस आयोग के सदस्य थे जिनका नाम था KF रुस्तम जी। उन्होंने एक लेख लिखा उन विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में, और उस लेख को जनहित याचिका बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट थी जिनका नाम था श्रीमती हिंगा रानी, उन्होंने उठाया। तो न्यायाधीश PN भगवती ने उस जनहित याचिका पर यह आदेश दिया कि जिन कैदियों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है उनको तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया जाए, और ऐसा ही हुआ, उनको छोड़ दिया गया। इस प्रकार भारत में जनहित जो बिहार की भागलपुर जेल में जो विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में न्यायमूर्ति PN भगवती ने आदेश दिया, तो न्यायमूर्ति PN भगवती ने आदेश दिया तो भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत हो गई। और ये लेख किसने लिखा? मैंने आपको बताया कि KF रुस्तम जी ने एक लेख लिखा जिसको समाचार पत्र में, और जिसको आधार कितने बनाया? श्रीमती हिंगा रानी, जो सर्वोच्च न्यायालय में वकील थी, एडवोकेट थी। और जब उनको जनहित याचिका के माध्यम से उठाया तो न्यायाधीश PN भगवती ने यह आदेश दिया कि विचाराधीन कैदियों को जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल रहा है उनको तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनका पक्ष रखने वाला कोई था नहीं, इसलिए वो बहुत समय से जेल में बंद थे। इस प्रकार भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई। तो इसमें आगे दे रखा है कि देखो, कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ, यानी पीड़ा हुई हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। कोई व्यक्ति किसका दरवाज़ा खटखटा सकता है? अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तब 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। किसी भी जो इसमें दे रखा है नुकसान हो, इसका अर्थ यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। कि क्या बदलाव आया? कि पहले व्यक्ति खुद दरवाज़ा खटखटा सकता था, लेकिन 1979 में इस बदलाव की शुरुआत
करते हुए न्यायालय ने ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उसकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया। तो मैंने आपको अभी बताया था 1979 में जो रुस्तम जी ने पुलिस आयोग के जो सदस्य थे उन्होंने एक लेख लिखा बिहार की भागलपुर जेल के विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में, जिसको उठाया किसने? श्रीमती हिंगा रानी ने उठाया। तो खुद विचाराधीन कैदियों ने थोड़ी उठाया था, तो जनहित याचिका के माध्यम से उठाया गया। तो न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने उनको मुक्त करने का आदेश दिया था। चूँकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। तो अब जनहित याचिकाओं का नाम यानी जब पीड़ित व्यक्ति नहीं उठाए और पीड़ित व्यक्ति की तरफ से किसी और व्यक्ति के द्वारा या सामाजिक संगठन के द्वारा उठाया गया हो, इसमें दे रखा है ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जनसेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अब बहुत सारे मुद्दे इनको हम बताएंगे भी, लेकिन हम समझ लेते जनहित याचिका कहते किसको हैं। जनहित याचिका कहते किसको हैं? जनहित याचिका इसका अर्थ हो गया जब पीड़ित व्यक्ति की ओर से या तरफ से किसी दूसरे व्यक्ति, स्वयंसेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन भी कर सकते हो, कोई भी और नागरिक संगठन की बात कर सकते हो, व्यक्ति समूह ने, संगठन ने जनहित में न्याय पालिका में याचिका लगाई हो, तो उसे क्या कहते हैं? जनहित याचिका बोलते हैं, यानी PIL बोलते हैं। इसमें न्यायपालिका ने अपनी प्रक्रिया को लचीला कर दिया। पहले पीड़ित व्यक्ति खुद जाता था, लेकिन अब पीड़ित व्यक्ति नहीं जा रहा है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति जा सकता है, कोई स्वयंसेवी संगठन जा सकता है, कोई सामाजिक संगठन जा सकता है, कोई व्यक्ति समूह जा सकता है। तो जब वो संगठन लगाते हैं जनहित में याचिका न्यायपालिका में, तो उसे क्या बोलते हैं? जनहित याचिका बोलते हैं। अब जनहित याचिका समझ में आ गया। तो जनहित याचिका किससे कहते हैं? इसकी शुरुआत हुई 1979 में, और जनहित याचिकाओं के माध्यम से इसको इंग्लिश में बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। और इनके माध्यम से ही आपको पता है न्यायपालिका क्या हुई है? सक्रिय हुई है। न्यायपालिका क्या हुई है? सक्रिय हुई है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब आपको मैं समझता हूँ कि जनहित याचिका शुरुआत जनहित याचिका किससे कहते हैं, जनहित याचिकाओं की शुरुआत कब हुई, तो और मैंने आपको
डिटेल से बताया कि कब से हुई, किसने क्या लगाया। यानी रुस्तम जी ने पुलिस आयोग के सदस्य थे, उन्होंने एक लेख लिखा बिहार की भागलपुर जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में, उसको श्रीमती जनहित याचिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की वकील श्रीमती हिंगा रानी ने उठाया। उसके बाद न्यायमूर्ति PN भगवती ने आदेश दिया, और उसके बाद तो आपको पता है कि जनहित याचिकाओं की बाढ़ सी लग गई, जिसमें इसमें दे भी रखा है कि जनसेवा की भावना रखने वाले स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा के लिए, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लोक हित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। और जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गया। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन क्या है, तो वह आएगा जनहित याचिका। अब हम समझेंगे न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं। तो जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका एक्टिव हो गई है। न्यायपालिका कैसे एक्टिव हो गई कि वह कार्यपालिका कि जो काम है कार्यपालिका का है, कि यानी व्यवस्थापिका का और कार्यपालिका काम है कि व्यवस्थापिका ऐसे कानून बनाए जिससे पर्यावरण की रक्षा हो, जिससे गरीबों को जीवन बेहतर हो, और कार्यपालिका उनको लागू करे। लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका निष्क्रिय हो गई, और वे जनहित के संदर्भ में ना तो कानून बना रहे हैं, ना कानूनों को लागू कर रहे हैं। इसलिए आपको पता है न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो न्यायिक सक्रियता किससे कहेंगे कि जब जनहित याचिकाओं के माध्यम से, जब जनहित याचिकाओं के माध्यम से, जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका संसद और कार्यपालिका को जनहित के मुद्दों पर आवश्यक और सकारात्मक निर्देश देने लगी है, और सकारात्मक निर्देश और आदेश देने लगी है। तो इसे न्यायपालिका की सक्रियता कहेंगे। न्यायपालिका की क्या कहेंगे? सक्रियता। कि ये काम न्यायपालिका के नहीं है, ये काम है संसद के, ये काम है कार्यपालिका के। लेकिन संसद और कार्यपालिका समय पर जनहित के कामों को नहीं कर रही है, इससे समस्या उत्पन्न हो रही है। और इसलिए आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन को जब ये लगता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका समय पर अपने जनहित के कामों को नहीं कर रहे, तो वे न्यायपालिका की शरण लेने लगी है। और न्यायपालिका फिर संसद और कार्यपालिका को सकारात्मक आदेश और निर्देश देने लगी है। इससे कहते हैं कि न्यायपालिका सक्रिय हो गई है। तो इसको बोलेंगे जनहित याचिका। इसको क्या बोलेंगे? जनहित याचिका बोलेंगे। तो जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका इनको सकारात्मक आदेश देने लगी है।
अब हम आगे पढ़ेंगे कि देखो, अब हम बात करेंगे कि एक दूसरे के पूरक क्यों हैं। तो एक दूसरे के पूरक, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं कि जनहित याचिकाओं के माध्यम से ही न्यायपालिका सक्रिय हुई है। न्यायिक सक्रियता का सबसे जो प्रमुख साधन है, सशक्त माध्यम है, वे क्या है? जनहित याचिकाएं। अगर जनहित याचिकाएं नहीं होती तो न्यायपालिका सक्रिय नहीं होती, और जनता के हित में, जिसमें मैंने आपके उदाहरण दिए कि जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, लोक हित से जुड़े अनेक मुद्दे पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती, कार्यपालिका और संसद को आदेश नहीं देती। अब इसलिए न्याय, आपको पता है कि जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता एक दूसरे के पूरक हैं, और इसमें सबसे जनहित याचिकाओं में माध्यम से सबसे सुलभ साधन है कि ना कोई वकील करना पड़ता है, ना बहुत ज़्यादा समय लगता है। देखो इसमें क्या है कि किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों, डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उस पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस तरह न्यायपालिका को ये नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई है कि अब वकील करने की आवश्यकता नहीं। समाचार पत्रों में खुद न्यायाधीश पढ़ते हैं, तो उसके माध्यम से आपको पता है कि संसद को और कार्यपालिका का आवश्यक निर्देश देते हैं। अंतर्देशीय पत्र, डाक के माध्यम से शिकायत मिलती है न्यायाधीशों को, उसके ऊपर वह तुरंत एक्शन लेते हैं। वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, चुनाव में सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका काम नहीं है। ये काम किसके हैं? संसद के हैं। ये काम किसके हैं? कार्यपालिका के हैं। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन अर्थात कार्यपालिका को करने चाहिए। इसलिए कुछ लोगों को मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना बड़ा मुश्किल हो गया, कि जो काम न्यायपालिका का नहीं है, न्यायपालिका को मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है। और किसके माध्यम से? न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। और न्यायपालिका सक्रिय हुई किसके माध्यम से हुई है? जनहित याचिकाओं के माध्यम से। बहुत सारे मुकदमे जो आप अभी देखो आगे इसमें दे रखे हैं, इसमें आगे दे रखे जो यहाँ नहीं दिए, जैसे हम बात करेंगे पेट्रोल पंपों, सीबीआई को जांच दिया है, का आदेश दिया है कि हवाला कांड की बात करेंगे, नरसिंह राव मामले, चारा घोटाले की बात करेंगे, और इसमें लालू प्रसाद यादव का नहीं, इसमें नरसिंह राव का है जो यूरिया घोटाला। और आपको पता है जो लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ चारा घोटाला, पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, भ्रष्ट राजनेता और नौकरशाही के विरुद्ध जांच करने का आदेश दिया है। किन्होंने दिया है? न्यायपालिका ने दिया है। किन्होंने दिया है? न्यायपालिका ने दिया है। इस प्रकार अगर न्यायपालिका सक्रिय नहीं होती तो ये घोटाले सामने नहीं आते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनहित याचिका और न्याय, आपको पता है न्यायिक सक्रियता एक दूसरे के पूरक हैं। अब आगे हम देखेंगे कि न्यायपालिका और अधिकार, इसमें स्पष्ट नहीं दे रखा है, तो इसमें तो छोटा सा दे रखा है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया। ये तो आपको मालूम है कि मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा रक्षित हैं। मौलिक अधिकार किसके द्वारा रक्षित हैं? न्यायालय के द्वारा रक्षित हैं। तो जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायपालिका की शरण लेता है। तो न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के लेख जारी करती हैं, जैसे रिट जो बोलते हैं, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 लेखों के बारे में आपको पहले पता है। इसमें 2 दे रखे हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उसके बाद इसमें प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा नाम के लेख जारी करती हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय आपको पता है लेख जारी करती है मौलिक। अब एक प्रश्न यहाँ पर बनता है न्यायिक पुनरावलोकन का,
किसका बनता है? न्यायिक पुनरावलोकन का बनता है। कि न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। यानी न्यायपालिका कानूनों की जांच करती है, उनको दोबारा से देखती है। तो हिंदी में बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सीधा अर्थ होगा वो 1 नंबर का पूछा जाए तो न्यायपालिका क्या करती है? कानूनों की जांच करती है। कानूनों की वैधता की जांच करती है। वैधता की जांच करना, जांच करना। कि जब व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उनको लागू करती है, अगर कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या सामाजिक संगठन जब उनको न्यायपालिका में चुनौती देता है तो न्यायपालिका उनकी कानूनों की जांच करती है। तो कानूनों की जांच के आधार क्या हैं? एक तो है संविधान के अनुरूप होने चाहिए वे। किसके अनुरूप? संविधान के अनुरूप। और दूसरी बात है मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण ना करें। मौलिक अधिकारों का, यानी मौलिक अधिकारों के भी अनुरूप होंगे। अगर कोई ऐसे कानून है जो संविधान के अनुरूप नहीं है या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो आपको पता है कि न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर देती है। क्योंकि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कहा गया है, इसमें दे रखा है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती और ना ही कार्यपालिका उनको लागू कर सकती है जो संविधान के विपरीत हो या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या हो गया? मैंने आपको पहले बता रखा है, जो मैंने आपको पहला पाठ पढ़ाया था वहाँ भी बताया था कि न्यायिक पुनरावलोकन किससे कहते हैं। छोटा मैंने आपको बता दिया कि न्यायपालिका की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से वे कानूनों की वैधता की जांच करती है। और कानूनों की वैधता की जांच किस आधार पर करती है? कि वे संविधान के अनुरूप होने चाहिए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण ना करे, यानी संविधान के अनुरूप भी हो और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अनुरूप भी हो। अब व्यापक कैसे? कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके आधार पर संसद द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए ऐसे आदेशों को निरस्त कर देती है जो संविधान के अनुरूप ना हो तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का
अतिक्रमण करते हों या उल्लंघन करते हों, ऐसे कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर देती है। इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जिसको हम ऐसे समझेंगे कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से वे व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए ऐसे आदेशों को अवैध घोषित कर देती है जो संविधान के अनुरूप ना हो या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। अब ये तो न्यायपालिका यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है, कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है। तो आधार सबसे पहले हम बात करेंगे, आधार में हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 की बात करेंगे। ये पहला आधार है। ये भी न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर है कि न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, और यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका की शरण ले सकता है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के लेख जारी करती हैं, जिनको मैंने आप में पहले पार्ट में बताया, दूसरे पार्ट में बताया। आपको सबको पता है कि 5 प्रकार के लेख जारी करती है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण आएगा। इनको सबको मैंने आपको समझा रखा है अलग अलग। अभी समझाया था जब हमने सर्वोच्च न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र पढ़ा था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इस प्रकार के 5 प्रकार के लेख जारी करती है। तो पहला आधार हो गया अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। उसके बाद दूसरा आधार है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में प्रावधान किया गया है कि संसद मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून नहीं बना सकती। मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून नहीं बना सकती। अगर बनाती है तो फिर न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर देगी। क्या कर देगी? निरस्त कर देगी। तो ये भी किसका आधार होगा? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार हुआ। ये भी किसका आधार हुआ? न्यायिक पुनरावलोकन आधार हो गया। किसका आधार हो गया? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार हो गया। उसके बाद हम तीसरी बात करेंगे। वो तीसरी बात है अनुच्छेद 132 और 228। तो अनुच्छेद 132 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायपालिका और अनुच्छेद 228 के अंतर्गत उच्च न्यायपालिका मौलिक यानी संविधान की व्याख्या करती है। संविधान की क्या करती है? व्याख्या करती है, यानी कानूनों की व्याख्या करती है। तो ये व्याख्या करने का अधिकार आपको तय दिया गया उच्च न्यायपालिका को अनुच्छेद 228 के अंतर्गत। और उसके बाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ पर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायपालिका में। तो सर्वोच्च न्यायपालिका अनुच्छेद 132 के अंतर्गत आपको तय कानूनों की व्याख्या करती है, यानी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने पर अनुच्छेद 132 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायपालिका भी कानूनों की व्याख्या यानी संविधान की व्याख्या करती है। इस प्रकार ये आधार हो गए भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के आधार। अब इसका महत्व भी है। महत्व ये कि सरकार की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगती है,
सरकार की मनमर्जी पर रोक लगती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, जनहित के मुद्दे पर आपको तय सरकार को क्या करती है, सरकार को एक्टिव करती है न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। तो ये इसके महत्व हो गए। इसकी आलोचना भी की जा सकती है। आलोचना ये है कि न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका अपने पहले के निर्णयों में परिवर्तन कर देती है, जिससे आपको तय एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये इसकी आलोचना भी हो सकती है। अब उसके बाद इसमें लास्ट बिंदु दे रखा है कि न्यायपालिका और संसद। तो न्यायपालिका और संसद को हम पढ़ेंगे कल।